गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और सौरभ जी, आपका पेपर कैसा हुआ? हेलो हेलो सौरभ जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? बेटा स्पीड कैसी है? हाँ? कितने लोगों ने आप लोगों में से जो है बीईओ का पेपर दिया था? हेलो, आवाज़ पहुंच रही है? आवाज़ इधर से नहीं आ रही। हेलो पूरा हिंदुस्तान ऑनलाइन हो गया है। और सौरभ जी, आपने पेपर दिया था बीईओ का? शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं सौरभ। खैर मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और चौहान साहब, कहाँ थे आप इतने दिन तक? हेलो सुजन, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। पेपर कैसे हुए सर? बहुत बढ़िया, अच्छा ही होगा, अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे शैली की, और आज शैली 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद यंगर जनरेशन के लास्ट पोएट किड्स की तरफ। हाँ जी सौरभ, मेरी आवाज़ नहीं सब तक पहुँच रुक रुक के आ रही है, तो आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की। हमारे यहाँ तो सही है सौरभ जी, यहाँ ठीक है। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है? हेलो, क्या दिक्कत? चलिए ठीक हो सकता है, अभी जो है आपके यहाँ नेटवर्क हो सकता है इंटरवीन कर रहा हो। हमारे यहाँ तो ठीक है, डिस्टर्बेंस वहीं से हो सकती है सौरभ जी। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे शैली की। तो आप लोग बोर्ड पर अगर देख पा रहे हो, सौरभ जी बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? तुमने कहा शैली की आखिरी रचना है सेंसी। सेंसी इज अ ग्रीक ट्रेजेडी which is based on Greek legend in which Sensi meets her tragic end. सेंसी में शैली ने दिखाया है कि प्राचीन यूनान में एक कहानी है कि सेंसी नाम की एक लड़की थी जिसको सेंसाई भी कहते हैं। तो वह प्राचीन यूनान की क्रांति में भाग लेती है और आखिर में उसको जला करके मार दिया जाता है। ये सेंसी की कहानी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शैली's genius is chiefly lyrical in his longer poems. शैली ने जो लंबी कविताएं लिखी उसमें उसके लिरिकल जीनियस के दर्शन होते हैं। सांगीतिक प्रतिभा के, गीतात्मक प्रतिभा की अगर बात की जाए तो शैली is chiefly lyrical in his longer compositions, and those poems are Prince Athens, The Witch of Atlas, Rosalind and Helen, Prometheus Unbound. These 4 poems, which are longer poems, and Shelley's lyrical genius is
clearly visible in these poems. Apart from these longer poems, he also composed some shorter and immortal poems, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं. Ode to the West Wind, Skylark, Cloud, lines written among of Keen's Hill, Words Wanderer, music when soft voice ends or dies. The flower that smiles today rarely comes down. And O world, ये लास्ट पोयम है शैली की. O world, O life, O time. अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो फिर जो है शैली के बारे में कुछ विद्वानों ने कमेंट्स किए हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा. ये नोट हो गया है कि नहीं नरनी? बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, हाँ हाँ तो भाई उसमें जो है शैली ने लैमेंट किया है आपके पोएम में, या जो आपने पोया की बताया कि किस क्लास में है? 12th में. इंटरमीडिएट का मतलब 12th में. हाँ. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई हैव क्लाइंब्ड, ये उसकी ओपनिंग लाइन है. अच्छा, तो हो सकता है हम लोगों ने जो इसे जो है 4th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का प्रोडक्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है ये सही. ये हाँ जी, हेलो, ओके. सम कमेंट्स ऑफ स्कॉलर्स ऑन शैली. ये ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है इन वेरियस एग्जामिनेशंस, आप उसको नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद किट्स की हम लोग चर्चा करते हैं. Sainsbury Professor Sainsbury remarks, सेंसबरी शैली की काव्यात्मक प्रतिभा के ऊपर कमेंट करते हैं. His lyric is consummate. His lyric is consummate. And ultimately unsurpassed. Ultimately unsurpassed. जहाँ तक शैली की काव्यात्मक प्रतिभा की बात है या लिरिकल जीनियस की बात है, दैट इज कंज्यूमेट एंड अल्टीमेटली अनसरपास्ड. सांगीतिक प्रतिभा शैली की उच्च कोटि है और अनसरपास्ड का मतलब जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई पैरेलल ना हो. अब्राहम काउली सेज, अब्राहम काउली ने क्या कहा कि एब्सोल्यूट फ्यूजन ऑफ इमेजरी एंड रीडिंग इन डिक्शन. एब्सोल्यूट फ्यूजन ऑफ इमेजरी
and rhythm in diction. एक पूर्ण फ्यूजन है, फ्यूजन कहते हैं मिलन को या संगम को, फ्यूजन ऑफ इमेजरी एंड रिदम इन डिक्शन। अगर शब्दों के लयबद्धता की बात की जाए, डिक्शन कहते हैं शब्द को, शब्दों की रिदमिक क्वालिटी की बात की जाए और इमेजरी की बात की जाए तो दोनों का परफेक्ट फ्यूजन मिलता है। शेली की कविताओं में एर्नॉल्ड से an ineffectual angel ineffectual angel beating his luminous wings in vain. रेनॉल्ड ने शेली के बारे में ये कमेंट किया था, एक ऐसा निष्प्रभावी फरिश्ता जो अपने खूबसूरत और चमकदार पंखों को हवा में फड़फड़ाता तो है लेकिन इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो पाता है। हडसन राइट्स, प्रोफेसर हडसन मिटा दे रहे हैं इसको। Professor Hudson remarks, dreamer as he was, he was yet convinced to be part of poetic genius. He was yet convinced to be part of poetic genius, with unsurpassed lyrical lyricist। हडसन कहते हैं कि जैसा कि शैली एक स्वप्न दृष्टा था, बावजूद इसके ही वॉज कन्विंस्ड टू बी पार्ट ऑफ पोएटिक जीनियस, इसके बावजूद भी वो एक काव्य प्रतिभा का उच्च कोटि का व्यक्ति था। विद अनसरपास्ड लिरिसिस्ट, अगर लिरिसिस्ट की बात की जाए या गीतकार की बात की जाए तो पूरे अंग्रेजी साहित्य में शेली का कोई जो है जवाब नहीं है। He was also inspirer of mankind। मानवजात के लिए शेली एक प्रेरणा स्रोत जैसा था। कुछ और कमेंट्स हैं। रोज वाकर से
As a reformer, he was failure. As a reformer, he was failure, but as a visionary, he was unparalleled. शैली तो एक सुधारक था, लेकिन एक सुधारक के रूप में वो पूरी तरह से असफल था। शैली समाज की प्रत्येक कन्वेंशन को, प्रत्येक व्यवस्था को ध्वस्त करके उसको रिफॉर्म करना चाहता था। एक सामाजिक सुधारक के रूप में उसका प्रयास पूरी तरह से असफल रहा, बट एज ए विजनरी ही वाज अनपैरेलल्ड। लेकिन एक विजनरी के रूप में, एक भविष्य दृष्टा के रूप में अंग्रेजी साहित्य में शैली का कोई शानी नहीं है। टी.एस. एलियट क्रिटिसाइज्ड हिम। केवल एक ही व्यक्ति है जो शैली को क्रिटिसाइज किया है, एलियट। टी.एस. एलियट सेज बाय क्रिटिसाइजिंग Shelley, Shelley is labeled with the charge of obscenity. ऑब्ससिनिटी कहते हैं अश्लीलता को। प्रश्न पूछा गया है कि शैली के ऊपर ऑब्ससिनिटी का जो है चार्ज किसने लगाया? चार्ज ऑफ ऑब्ससिनिटी एंड एडोलेंस। तो जवाब है टी.एस. एलियट ने। और मात्र अकेला क्रिटिक है एलियट जिसने शैली की कविताओं के ऊपर अश्लीलता का चार्ज लगाया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट कोटेशंस की कोई बात नहीं, शैली की इम्पोर्टेंट कोटेशन मैं टेस्ट सीरीज में जो है देता जाऊंगा। कल से फिर शुरू हो जा रहा है। नोट कर लिया हो तो अब जो है थोड़ा किट्स की शुरुआत कर दी जाए। The last of romantic generation. The last of romantic generation. But most perfect one. रोमांटिक जनरेशन के अंतिम पीढ़ी के कवियों की बात की जाए तो शैली मोस्ट परफेक्ट था। स्कॉट वाज मेयरली, क्यों ऐसा है? स्कॉट वाज मेयरली स्टोरी टेलर। स्कॉट तो एक मात्र कहानीकार था। वर्ड्सवर्थ वाज रिफॉर्मिंग पोएट्री।
वर्ड्सवर्थ वाज रिफॉर्मिंग पोएट्री। कविता में अगर सुधार की बात की जाए तो जो है वर्ड्सवर्थ पूरी तरह से लगा रहा। He was a holder of moral values। अपहोल्डर कहते हैं समर्थक को। He was a holder of moral nature in a human being and ardent devotee of nature। आर्डेंट कहते हैं कट्टर और डिवोटी कहते हैं भक्त को। आर्डेंट डिवोटी ऑफ नेचर। Shelley was advocating impossible reform। Shelley was advocating impossible reform। जहाँ तक शैली की बात है, वह समाज में एक असंभव सुधार की कोशिश कर रहा था। बायरन was expressing his own ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा डियर। बायरन was expressing his own concept of discontented political issues, but Keats alone was worshipping beauty। Worshipping beauty as a devotee। To him, beauty was truth and truth beauty। जेलान का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। जहाँ तक रोमांटिक जनरेशन के सारे कवियों की बात की जाए तो स्कॉट वाज मेयरली स्टोरी टेलर। स्कॉट की रचनाओं में केवल और केवल कहानियाँ मिलती हैं। एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि पाया स्कॉट। वर्ड्सवर्थ वाज रिफॉर्मिंग पोएट्री और वर्ड्सवर्थ की पूरी चेतना केवल कविता में सुधार करने की थी। He was a holder of moral nature in human beings। मानव समाज में, मानव जाति में जो नैतिक पक्ष होते हैं उसका समर्थक था। He was also ardent devotee of nature और प्रकृति का एक कट्टर उपासक था। Shelley was advocating impossible reform। शैली का पूरा प्रयास सामाजिक सुधार का था। और जहाँ तक बायरन की बात है, he was expressing his own concept of discontented political issues। discontented कहते हैं असंतोषजनक। असंतोषजनक राजनीतिक मुद्दों के ऊपर वो अपने विचार व्यक्त करता था। इन सभी लोगों में Keats alone was worshipping beauty as a devotee। एक भक्त की तरह से Keats सौंदर्य का उपासक था। To him beauty was truth and truth beauty
जहाँ तक पोएटिक क्रीट की बात की जाए शैली के, तो उसके लिए सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। यहीं पर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी निवेदन कर दूं कि पूरे यूरोपियन लिटरेचर की बात की जाए और भारतीय साहित्य की बात की जाए, तो भारतीय साहित्य में 3 चीज़ें मिलती हैं: सत्यम, शिवम, सुंदरम। केवल और केवल भारतीय साहित्य ऐसे हैं जिसमें तीनों चीज़ों की अवधारणा मिलती है। सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो सत्य है वही सुंदर है, और जहाँ पर सत्य और सुंदर दोनों का मिश्रण होता है वहीं पर शिवम तत्व पैदा होता है। शिवम कहते हैं मंगल को या कल्याण को। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिकअप एनी लिटरेचर ऑफ यूरोपियन कंट्री, वेदर बी फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, or whatever European literature may be, these 3 concepts are not found in those literatures. Satyam, Shivam, Sundaram, this concept is only and only find in Indian literature. हाँ, यूरोपियन लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें सत्यम तत्व है और सुंदरम तत्व भी है, लेकिन मंगलम तत्व का अभाव होता है, यानी शिवम तत्व जो है दुर्भाग्य से यूरोपियन लिटरेचर में नहीं है। मित्रों, मैं ये बता दूं कि कम से कम 7-8 यूरोपियन लिटरेचर का मैंने गहराई से अध्ययन किया और ये पाया कि शिवम तत्व अगर कहीं भी मिलता है तो भारतीय साहित्य में मिलता है। तो लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना से पूरा का पूरा भारतीय साहित्य अनुप्राणित है, अनुप्रेरित है, समाहित है, और ये शिवम तत्व यूरोपियन साहित्य में नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर इसकी झलक मिलती है, लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति इसकी किसी भी यूरोपियन लिटरेचर में नहीं मिल पाती है। तो थोड़ी हम लोग किड्स वॉज बॉर्न इन, बेटा थोड़ा सा इसको जरा पानी अभी बहुत ला देते हैं। किड्स वॉज बॉर्न इन in 1795. कल और परसों किड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेबल ऑफ स्वान, स्टेबल ऑफ स्वान, होप्स इन लंदन। At the age of 15, his father died. As a result, he was taken back to home. From school in field. 15 वर्ष की उम्र में जब किड्स के पिता की मृत्यु हो गई तो मजबूरन उसको इनफील्ड नाम के स्कूल से बाहर घर बुला लिया गया। He was sent to
to become an assistant to a surgeon क्या नाम था उसका, तो सर्जन का नाम है। There he worked as an मित्रों, सर्जन का नाम अभी पता नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है। There he worked as an apothecary. एपोथिकेरी वो काम होता है जो मरीजों के घाव पर मरहम पट्टी का काम करते हैं, उसको एपोथिकेरी कहते हैं। He worked there for 5 years. 5 वर्षों तक वो, पता नहीं हागडन था शायद या कोई नाम था, उसके बारे में क्या चर्चा करना। One day he met with Carl Scouden. नोट कर लिया हो तो फिर किड्स की भेंट कार्ल स्काउडेन से होती है और कार्ल स्काउडेन ने उसको स्पेंसर के फेरी क्वीन की प्रति प्रदान की और इसको पढ़ने के बाद किड्स की कल्पना में मानो आग से लग गई। 1817 में अबंडन हिज प्रोफेशन, उसने एपोथिकेरी के प्रोफेशन को अलविदा कह दिया और 1818 में ही पब्लिश हिज एंडीमिया, उसने एंडीमिया का प्रकाशन करवाया, विच वॉज बिटरली क्रिटिसाइज्ड बाय क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। ये दो उस समय की साहित्यिक आलोचना करने वाली पत्रिकाएं थीं, उनके नाम है क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन। इन दोनों साहित्यिक समालोचना करने वाली पत्रिकाओं ने बुरी तरह से एंडीमिया की आलोचना की, ये कहते हुए किड्स इज एंड किड्स कैन नेवर बी अ ट्रू पोएट। और इस बात को देखकर और सुनकर के किड्स इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि वो तपेदी का यानी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो गया। याद रखिएगा मित्रों कि कभी जितने भी कलाकार हैं वो अतिशय हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बेहद संवेदनशील होते हैं और किसी भी कला को परवान चढ़ने के लिए संवेदनशील होना अति आवश्यक होता है। वो मैंने एक कविता लिखी थी ना कि कवि का मन जेठ दोपहरी सा तपता है, तब कहीं कविता का सावन बरसता है।
तो किसी भी कला के ऊपर महारत हासिल करने के लिए संवेदनशील होना ये पहली आवश्यकता है, पहला गुण होता है सेंसिटिविटी। और कुछ कवि तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि केट्स ब्लैकवुड और क्वार्टरली मैगजीन्स के द्वारा की गई आलोचना को सहन नहीं कर पाया, डिप्रेशन में गया और आखिर में वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो गया। तो थोड़ी सी एंडीमिया की चर्चा कर ली जाए। एंडीमिया वास्तव में है क्या? वैसे एंडीमिया का मतलब होता है मित्रों चांद। एंडीमिया इट इज अ ग्रीक लेजेंड वास्तव में एंडीमिया एक ग्रीक पौराणिक कथा है। द सब्जेक्ट इज हेलेनिक। द सब्जेक्ट इज हेलेनिक। हेलेनिक शब्द वास्तव में हेलेन से बना हुआ है, क्योंकि जितने भी आप ग्रीक लिटरेचर को उठा करके देखें कि एवरी लिटरेचर, ग्रीक एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर रिवॉल्व्स अराउंड द लेजेंडरी कैरेक्टर हेलेन। पूरा का पूरा ग्रीक साहित्य जो है वो हेलेन के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए ग्रीक लिटरेचर को हेलेनिक लिटरेचर भी कहा गया है। यानी कि हेलेन उस वक्त की वो किरदार थी, वो कैरेक्टर था कि सारे के सारे साहित्य हेलेन के इर्द गिर्द रचे गए। ठीक उसी तरह का साहित्य हमारे देश में महाभारत लिखा गया, जिसके केंद्र बिंदु में कौन है? द्रौपदी है। अगर यूरोपियन लिटरेचर को हम हेलेनिक कह सकते हैं, तो भारतीय साहित्य को हम द्रौपदेय भी, महाभारत काल में जितनी भी रचनाएं थीं वो सब द्रौपदेय थी, यानी द्रौपदी से रिलेटेड थी। ठीक वैसे ही ग्रीक लिटरेचर किससे रिलेटेड है? हेलेनिक। तो एंडीमिया चूँकि ग्रीक लेजेंड है और इसकी विषय वस्तु जो है वो हेलेनिक है। एंडीमिया वॉज ए ब्रेन सिक लवर। एंडीमिया वॉज ए ब्रेन सिक शेफर्ड। और गजब की बात ये भी है कि पूरे पूरे ग्रीक लिटरेचर को उठा करके देख लो, उसमें जो हीरो है वो हमेशा शेफर्ड है। इसके पीछे कभी बोलूँगा, बताऊँगा कि आखिर शेफर्ड ही क्यों होते हैं, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। He fell in love with सिंथिया। सिंथिया को मून भी कहते हैं, जो चांद है उसको प्राचीन यूनानी साहित्य में सिंथिया भी कहा गया है। फेल इन लव विद सिंथिया, जिसको मून भी कहते हैं और वीनस भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, वीनस जो सुंदरता की देवी थी, और पूरे ग्रीक मिथोलॉजी में सुंदरता की दो ही देवियां हैं, वीनस और दूसरे का नाम बताइए। हैं? डायना। बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सही है, डायना और वीनस। ओके। एट लास्ट सिंथिया Cynthia takes him away. सिंथिया यानी कि वेनस भी एंडीमिया के प्रेम में पड़ जाती है, क्योंकि एंडीमिया एक शेफर्ड था और ये सुंदरता की देवी थी, इसलिए एंडीमिया साहस नहीं कर पाता था। आखिर में सिंथिया वह एंडीमिया को लेकर के फरार हो जाती है। तो
और ये भी ध्यान रखिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस वर्क नोट में लिख लीजिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस वर्क Shelley called him परफेक्ट ग्रीक। प्रश्न पूछा गया है कि हु कॉल्ड इट्स ग्रीक, तो वो शेली ने परफेक्ट ग्रीक कहा था। एक पूरी तरह से यूनानी। एंडेमिया को पढ़ने के बाद किट्स ने कमेंट किया था, शेली ने कमेंट्स किया था किट्स के बारे में कि किट्स इज परफेक्ट ग्रीक। मित्रों, आज इतना ही, और कल किट्स की और रचनाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा